हेलो, मेरा नाम है अक्षय और नाइटशेड की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। ये केस इतना खतरनाक था कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि इस केस के जज ने इस केस से जुड़े किसी भी नाम को मीडिया में दिखाने से मना कर दिया था और इस पे कोई भी मूवी बनाने पे भी बैन लगा दिया था। इस केस के कैरेक्टर्स को सब जॉन और मार्क के नाम से जानते हैं, बट हम इन्हें अपने खुद के नाम देंगे, बेन और माइक। लेकिन एक बात याद रखना, ये स्टोरी इन्हीं दो नामों से शुरू होगी और इन्हीं दो नामों के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलो अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो बात है 29 जून 2003 की, जब माइक और बेन एक साथ घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बेन ने अचानक से एक बड़ा सा चाकू निकाला और माइक की चेस्ट पे मार दिया। और एक बार नहीं, बार बार मारा। माइक ज़मीन पे गिर गया, वो पूरा खून से भरा हुआ था और बेन उसके सामने खड़ा बस उसे देखे जा रहा था। माइक के दिमाग में उस टाइम काफ़ी सवाल चल रहे थे। वो काफ़ी परेशान हो गया था कि आखिर मेरे दोस्त बेन ने मुझे क्यों मारा। माइक की सांसें तो बस रुक ही जाती, लेकिन वहाँ पुलिस आ गई। उन्होंने बेन से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है, तो उसने कहा कि कुछ चोर आए और उन्होंने मेरे दोस्त पे हमला कर दिया। तो पुलिस उन दोनों को वहाँ से हॉस्पिटल ले गई और माइक का इलाज शुरू करवाया और बेन को भी घर भेज दिया। बट 20 दिन के बाद माइक को होश आ गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, तो माइक ने बताया कि बेन ने मेरे पे हमला किया था। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, बट उसने ये सब क्यों किया इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। पुलिस ने बेन को पकड़ लिया और जब उससे इस बारे में पूछा तो वो चुपचाप मान गया। और पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी जिसमें साफ दिख रहा था कि बेन ने ही माइक को मारा था। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने उसे जेल भेज दिया। बट पुलिस को ये बात कुछ पच नहीं रही थी। उन्हें इस केस में कुछ अजीब लगा। उन्होंने भी सोचा कि ये कैसा केस था जो खुलते ही बंद हो गया। यहाँ कुछ तो अजीब है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो पुलिस ने इस केस को फिर से ओपन करने का सोचा, क्योंकि वो भी सोच सोच के परेशान हो गए थे कि आखिर एक लड़के ने अपने ही दोस्त को मारने की कोशिश क्यों की। तो पुलिस ने दोनों बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। पुलिस को पता चला कि ये दोनों बच्चे इंटरनेट पे एक चैट रूम के थ्रू मिले थे। तो पुलिस ने इन दोनों के कंप्यूटर्स को सीज़ कर लिया और जब उन कंप्यूटर्स को चेक किया तो जो सामने आया वो सब देख के पुलिस तो शॉक हुई, बट साथ में बेन के भी होश उड़ गए। ऐसा क्या ट्विस्ट आया था इस स्टोरी में जिससे सब हैरान हो गए थे। तो आगे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है फरवरी 2003 की। बेन एक 16 साल का नॉर्मल सा लड़का था जो कि मैनचेस्टर में रहता था और पढ़ाई के साथ साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। उसी वक्त उसे इंटरनेट पे एक चैट रूम के बारे में पता चला जिस पे लोग नॉर्मल चैट करते थे और स्पोर्ट्स वगैरह की डिस्कशंस करते थे। बेन धीरे धीरे उस चैट रूम को यूज़ करने लगा। उसी टाइम माइक जो कि 14 साल का था वो भी मैनचेस्टर में रहता था, बट बेन से थोड़ा दूर रहता था। उसे भी इस चैट रूम के बारे में पता चला और वो भी इस चैट रूम को यूज़ करने लगा, बट वो दोनों अभी तक एक दूसरे को जानते नहीं थे। उसी टाइम बेन को उस चैट रूम में एक लड़की मिली जिसका नाम था रेचल। बेन उसके साथ बात करने लगा। वो डेली उसके साथ बात करता रहता था। दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगे और एक दूसरे को डेट करने लगे। रेचल भी मैनचेस्टर में रहती थी। बेन उसके साथ डेली बात करता रहता था, बट एक दिन रेचल ने बेन को उस चैट रूम में एक लड़के से मिलवाया जो कि माइक था। उसके बाद उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई और तीनों ने एक अलग चैट रूम बना लिया, मेन चैट रूम से अलग, जिसमें वो तीनों ही थे। वो हमेशा उसी चैट रूम में बात करते रहते थे। अपने सारे टाइम में वो बस एक दूसरे से ही चैट करते रहते थे। धीरे धीरे बेन और माइक भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वो एक दूसरे से वेब कैम पे वीडियो चैट भी करते थे। बट दूसरी साइड रेचल, जो कि बेन के साथ कभी भी वीडियो चैट नहीं करती थी। बेन हमेशा उसे वीडियो चैट के लिए कहता रहता था। वो भी तो देखना चाहता था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो आखिर दिखती कैसी है। लेकिन रेचल भी क्या करती, उसके पास तो वेब कैम ही नहीं था, तो वीडियो चैट कैसे करती। इसी वजह से उन दोनों में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। बेन उसे काफ़ी प्यार करता था, बट उनका रिलेशनशिप बस चैट तक ही रहा। उनमें झगड़ा तो होता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते थे। बेन तो जैसे उसके प्यार में पागल ही हो गया था। लेकिन अब उनकी कहानी में एंट्री होती है एक विलन की। ये कहानी है उनके चैट रूम ज्वाइन करने के कुछ 3 महीने के बाद की। उनका मेन चैट रूम, जो कि उनके प्राइवेट चैट रूम से अलग था, उसमें एक नया मेंबर ऐड होता है जिसका नाम था केविन, जो कि उस चैट रूम में सभी को बस स्टॉक करता रहता था। वो किसी से भी बात नहीं करता था, बस सबको स्टॉक करता रहता था। कोई भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता था। सबको लगता था कि वो कोई छोटा बच्चा होगा जो कि बस अटेंशन चाहता है। लेकिन एक दिन उसने बेन को प्राइवेट मैसेज किया जिसमें उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम रेचल को डेट कर रहे हो। मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ जानता हूँ।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रेचल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुन के बेन काफ़ी शॉक हो गया, लेकिन उसने सोचा क्या पता कोई मजाक कर रहा हो, तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उसके अगले दिन बेन ऑनलाइन आया तो उसने देखा कि आज रेचल ऑनलाइन ही नहीं आई। एक्चुअली रेचल और बेन ज़्यादातर एक ही टाइम पे ऑनलाइन आते थे, इसलिए बेन को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा चलो माइक से पूछता हूँ कि तुम्हारी रेचल से कोई बात हुई या नहीं। तो माइक ने कहा कि यार आज तो वो ऑनलाइन ही नहीं आई। फिर बेन ने पब्लिक चैट रूम में भी सबसे पूछा कि आज किसी की रेचल से बात हुई, तो सबने कहा कि आज तो शायद हमने उसे ऑनलाइन ही नहीं देखा। फिर बेन थोड़ा डर गया, लेकिन कुछ देर के बाद उसे उस केविन का मैसेज आता है। उसने बेन से कहा कि देखा मैंने कहा था ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख लो अब मैंने उसे किडनैप कर लिया है। अब अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम मुझे अपने पैरों की फ़ोटो खींच कर भेजो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। एक्चुअली केविन जो था वो एक फुट फैटिश था, उसे लोगों के पैर देखकर मज़ा आता था। ये सब सुन के बेन को थोड़ा अजीब लगा। उसने भी सोचा कि यार ये कैसी डिमांड रख रहा है, बट फिर भी बेन को लगा कि चलो यार एक फ़ोटो ही तो है, भेज देता हूँ। एक फ़ोटो भेजकर मेरा क्या ही चला जाएगा। तो उसने अपने पैरों का फ़ोटो खींचा और उसे भेज दिया। बेन ने उसे बोला कि तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया, अब रेचल को छोड़ दो। लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके अगले दिन जब बेन ऑनलाइन आया तो उसने देखा रेचल ऑनलाइन है। उसने रेचल से बात की तो रेचल ने उसे कहा कि तुमने जो मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। तो रेचल ने उसे थैंक यू बोलने के लिए बाहर मिलने को बुलाया। बेन को भी ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने उसके अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया, पर जब अगले दिन बेन उस रेस्टोरेंट में गया तो रेचल वहाँ आई ही नहीं। वो सारा दिन वेट करके घर चला गया और घर जाके उसने रेचल को मैसेज करने की कोशिश की तो उसने देखा रेचल ऑनलाइन ही नहीं आई। फिर उसने अगले दिन देखा तो वो अगले दिन भी ऑनलाइन नहीं आई थी। फिर उसने पब्लिक चैट रूम में देखा तो उसने नोटिस किया कि सभी लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे किसी लड़के ने एक लड़की को किडनैप किया और उसे मार दिया। सब लोग ये गेस कर रहे थे कि शायद ये काम उसी केविन ने किया होगा, और कुछ लोग तो इसे सच भी बताने लगे थे। उन्होंने कहा कि हमने ये बात किसी दूसरे चैट रूम से सुनी है कि केविन ने उसे मारा है, और बेन के स्कूल में भी इसके बारे में बात होने लगी थी, और फिर बेन ने भी इसे सच ही मान लिया। उसके बाद तो रेचल जैसे बेन की लाइफ से गायब हो गई। फिर बेन काफ़ी उदास रहने लगा, बट वो उस चैट रूम में बिल्कुल नॉर्मल रहता था और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। बट धीरे धीरे वक्त बीता और इस बात को सब भूलने लगे। बेन भी अब अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लगा और आगे बढ़ने लगा। कुछ और टाइम गुजरा और बेन और माइक एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे के और क्लोज आ गए। वो दोनों भी उसी चैट रूम में बात करते थे, बट अब उसमें रेचल नहीं थी। बेन और माइक अच्छे दोस्त बन गए थे और अब उन दोनों ने रियल लाइफ में भी एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया था। रेचल को गए 1 महीना हो गया था और अब उनकी लाइफ में एक और एंट्री होती है जिसका नाम था जैनेट। फिर जैनेट ने बेन को मैसेज किया, उसे अपना नाम बताया और कहा कि मैं 44 ईयर्स की हूँ, और ये भी बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, और साथ में कहा कि मैं एक स्पाई हूँ जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। उसने बेन से कहा कि मुझे तुमसे कुछ काम है, और अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम भी मेरी तरह एक सीक्रेट स्पाई बन सकते हो, और तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, और साथ में तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। ये सब बातें बेन को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, बट साथ में उसे ये सब अजीब भी लगा। कहाँ वो 44 ईयर्स की लेडी और कहाँ 16 साल का ये बेन, और साथ में अभी वो रेचल के जाने के दुख से पूरी तरह निकल भी नहीं पाया था। उसका दिमाग शायद सही तरह से सोच नहीं पा रहा था, और बॉयफ्रेंड वाली बात सुन के तो बेन जैसे पागल ही हो गया था। तो वो उसे हाँ कर देता है। तो जैनेट ने अब उसे बोला कि तुम्हें अब किसी काम से क्वीन से मिलने लंदन जाना होगा, वहाँ उनके साथ कुछ ऑफिशियल्स भी होंगे। तो बेन थोड़ा नर्वस हो गया और घबराते हुए जैनेट से कहता है कि मैं अपनी माँ से इस बारे में क्या कहूँगा, उनसे क्या कहूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जैनेट रिप्लाई देती है कि अब तुम एक सीक्रेट स्पाई बन रहे हो, तो इन सब बातों को तुम्हें छुपाना आना चाहिए। तुम्हें ये बातें किसी को भी नहीं बतानी है, ना ही अपने पेरेंट्स, ना ही अपने दोस्त, मतलब किसी से भी नहीं। वैसे तुम अपने पेरेंट्स की टेंशन मत लो, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। तुम अब बस लंदन जाने की तैयारी करो। ये सब सुन के बेन थोड़ा रिलैक्स होके थोड़ी देर सोचता है, और फिर कुछ देर के बाद वो मान जाता है। फिर बेन ने उसे कहा कि चलो अब मुझे मेरा काम बताओ कि आखिर मुझे काम क्या करना होगा। तो जैनेट ने कहा कि वो सब तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम्हें हमारे कुछ टेस्ट क्लियर करने होंगे। और जैनेट ने उसे ये भी बताया कि इस मिशन के लिए सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना गया है, क्यों तुम इस मिशन के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो। अब यहीं पे आता है एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट, ध्यान से सुनना। जैनेट ने बेन से कहा कि तुम्हारा जो दोस्त है माइक, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, और उसका असली नाम है जेम्स बेल। बेन को ये सुन के काफ़ी शौक लगा, तो उसने जैनेट से पूछा कि ये माइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैनेट ने कहा कि पहले तुम्हें हमारा एक टेस्ट पास करना होगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
ये सब सुन के बेन थोड़ा कंफ्यूज तो हुआ, बट वो इस टेस्ट के लिए मान गया। उसने पूछा कि चलो फिर बताओ मेरा पहला टेस्ट क्या है। तो जेनेट ने कहा, जैसे कि तुम्हें मैंने बताया कि माइक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो तुम्हें एक दिन के लिए माइक यानी कि जेम्स बेल का बॉडीगार्ड बन के उसके साथ घूमना होगा, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि तुम उसे सेफ भी रख सकते हो या नहीं। और कल माइक स्कूल के बाद एक डेंटिस्ट के पास जाने वाला है, तो तुम उस टाइम उसके साथ रहना और उसे सेफ रखना। बट उसे इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइक को पता चल जाएगा कि तुम्हें उसके बारे में सब पता चल गया है। अगर तुम ये सब सही तरीके से कर पाओगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये सब करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और माइक भी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बेन इस मिशन के लिए रेडी हो गया। जेनेट और बेन की बात खत्म होते ही बेन माइक के साथ उस प्राइवेट चैट रूम में बात करने लगा। तो बात करते करते बेन ने माइक से बोला कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो माइक ने कहा कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, बट कल मैं स्कूल के बाद एक डेंटिस्ट के पास जाने वाला हूँ, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो और उसके बाद भी मेरे साथ रह सकते हो। तो बेन ने कहा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अब आया अगला दिन और बेन स्कूल के बाद माइक या शायद जेम्स बेल के साथ डेंटिस्ट के पास गया। तो बेन ने नोटिस किया कि यार यहाँ तो सब नॉर्मल ही लग रहा है, तो फिर इसे सेफ्टी की क्या ही ज़रूरत है, चलो फिर भी मैं इसके साथ ही रहता हूँ। और फिर डेंटिस्ट से फ्री होकर दोनों मॉल में चले गए। मॉल में घूमने के बाद फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। और घर जाते ही बेन ने अपना चैट रूम चेक किया तो उसमें एक मैसेज आया था जो कि जेनेट ने भेजा था। उसमें लिखा था कि हमारे एजेंट्स तुम दोनों को हर टाइम फॉलो कर रहे थे और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और इसी के साथ तुमने अपना पहला टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब तुम्हें पता चलेगा कि जेम्स बेल यानी कि तुम्हारा दोस्त माइक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जेनेट ने कहा कि अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। अटलांटिक ओशन के नीचे एक बड़ा सा लॉकर है जिसमें 568 बिलियन पाउंड्स रखे हुए हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ के हैं। इस लॉकर के बारे में काफ़ी कंट्रीज़ को पता है, बट इस लॉकर को सिर्फ एक ही इंसान खोल सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त जेम्स बेल है। उस लॉकर में कुछ स्पेशल स्कैनर्स लगे हुए हैं जो जेम्स बेल की फुल बॉडी को स्कैन करने के बाद ही उस लॉकर को खोलते हैं। तो शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारा दोस्त माइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सब सुन के बेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो श्योर नहीं था कि ये सारी बातें लॉकर वगैरह ये सब सही है या नहीं, बट वो एक बात के लिए तो बिल्कुल श्योर था कि ये लेडी जिसका नाम जेनेट है, ये जो कोई भी है ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि उसने बेन को ये तक बता दिया था कि बेन उस दिन माइक के साथ कहाँ कहाँ गया था और उसने क्या पहना था और क्या क्या खाया पिया था और वो आज क्या कर रहा है, उसे सब कुछ पता था क्योंकि जेनेट ने उसे बताया था कि उसके एजेंट्स हर टाइम उस पर नज़र रखते हैं। तो बेन ये सब सोच के डर रहा था। फिर उसने जेनेट से पूछा कि तुम हर टाइम मेरे पे नज़र क्यों रखती हो। तो जेनेट ने कहा कि हम जब भी किसी को ऐसे सीक्रेट मिशंस के लिए हायर करते हैं तो उसके साथ यही सब तो होता है, हमें हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। ये सब कहने के बाद फिर जेनेट ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारा फाइनल टेस्ट कंप्लीट करना होगा, उसके बाद फिर तुम एक सीक्रेट एजेंट बन जाओगे। बट जेनेट ने जैसे ही बेन को उसका अगला टेस्ट बताया तो माइक के तो होश ही उड़ गए। माइक ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ये सब भी करना होगा, बट जेनेट ने उसे समझाया कि ये टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट हमारे देश की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, सो इसे तो करना ही होगा। ये टेस्ट कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं था, अगर आप भी इस टेस्ट के बारे में सुनोगे तो आपके भी होश उड़ सकते हैं। बेन को माइक को मारना होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बेन को माइक यानी कि जेम्स बेल को मारना था। ये था उसका फाइनल टेस्ट। ये सब सुन के बेन कुछ देर के लिए शॉक में चला गया, बट फिर बेन ने अपना होश संभाला और जेनेट से माइक को मारने का रीज़न पूछा। तो जेनेट ने बेन को बताया कि एक्चुअली में माइक के ब्रेन में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से वो कभी भी मर सकता है और अगर इसके बारे में किसी दूसरी कंट्री को पता चला तो वो शायद माइक को किडनैप कर ले और फिर माइक की बॉडी की हेल्प से उस लॉकर को खोल के वो सारे पैसे निकाल ले। इसलिए फ्यूचर में ये सब ना हो, इसके लिए हमें टाइम से पहले ही माइक की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेना होगा और ये होगा उसे मारकर। फिर जेनेट ने बेन से कहा कि अगर तुम ये टेस्ट पूरा करते हो तो फिर तुम्हें क्वीन के पास लंदन भेजा जाएगा, वहाँ जाके तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट सैलरी भी मिलेगी जो कि 80 मिलियन पाउंड्स है और फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी बन सकते हो। ये सब सुन के बेचारा बेन इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने हाँ कर दी। उसे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। जेनेट ने उसे कहा कि अब तुम एक बड़ा सा चाकू खरीद के अपने पास रख लो और हाँ, अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट कोड बताने वाली हूँ जो सुन के तुम्हें उसी टाइम इस मिशन को कैंसिल कर देना है, मतलब माइक को मारने का प्लान कैंसिल कर देना है। ये कोड तुम्हें कहीं से भी सुनाई दे सकता है, क्या पता कहीं पे लिखा हो या कोई इसे तुम्हारे पास बोल दे। तुम्हें ये जैसे भी दिखे या सुनाई दे तो तुम्हें बस इस मिशन को कैंसिल करना है। और वो कोड था 6969। ये सब प्लान होने के बाद वो दिन आया 29 जून 2003। उस टाइम सुबह के 11 बजे थे और बेन और माइक
एक फुटपाथ पे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर बेन ने वो काम कर दिया। उसने अचानक से चाकू निकाला और माइक मतलब कि जेम्स बेल को वो चाकू मार दिया। जेनेट ने उसे कहा था कि जब तुम उसे मार दोगे तो सबसे पहले मैं वहाँ एज ए डिटेक्टिव आऊँगी और मैं ये श्योर करूँगी कि कोई भी तुम्हें अरेस्ट ना करे। बट जब बेन ने माइक को मारा और माइक ज़मीन पे पड़ा बेन को देख रहा था तो उस टाइम वहाँ जेनेट आई ही नहीं। कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस आई तो उसने अपनी वही स्टेटमेंट दी कि कोई चोर आया और इसे मार दिया। और वो उन पुलिस वालों से भी पूछ रहा था कि जेनेट कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। तो पुलिस को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये किस जेनेट के बारे में बात कर रहा है, कौन है ये जेनेट। ये सब के बाद जब माइक को होश आया और जब उसने पुलिस को बताया कि ये सब बेन ने किया है और जब बेन से पूछा तो उसने बताया कि ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पूछना ही है तो तुम जेनेट से ही पूछो ना, वो तुम्हें सब बता देगी। बट पुलिस जेनेट से कैसे पूछती, क्योंकि जेनेट नाम की कोई लेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आपको भी ये सुन के शौक लगा क्या? हाँ, सही सुना आपने, जेनेट नाम की कोई लेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ना ही कोई जेम्स बेल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था, ना ही कोई रेचल नाम की लड़की एग्जिस्ट करती थी, ना ही कोई केविन नाम का आदमी एग्जिस्ट करता था। और साथ ही उस चैट रूम में जो 189 मेंबर्स थे उनमें से भी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सारे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो ये सारे अकाउंट्स आखिर यूज़ कौन करता था, इन सब के पीछे आखिर था कौन। तो अब आता है स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन सब अकाउंट्स को सिर्फ कोई एक ही इंसान चला रहा था और वो था माइक। यस, इस सब के पीछे था माइक। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन दोनों के कंप्यूटर्स को सीज किया गया था तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन कंप्यूटर्स को चेक किया तो उन्होंने नोटिस किया कि इस चैट रूम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की चैट्स को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये सब कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स थे और वो माइक के ही बनाए हुए कैरेक्टर्स थे, क्योंकि उन सभी चैट्स की टाइपिंग स्टाइल एक दूसरे से मैच हो रही थी। मतलब उन सभी की चैट्स में कुछ कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, जैसे कि वो सभी फिक्शनल कैरेक्टर्स मे बी को माई बाई लिखते थे जो कि बिल्कुल माइक की टाइपिंग स्टाइल से मिलता था। और जब माइक से इसके बारे में पूछा गया तो माइक के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। तो फिर वो भी लास्ट में मान गया कि ये सब उसने ही किया है और ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स भी उसी ने बनाए थे। फिर जब पुलिस ने माइक से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया तो माइक ने बताया कि जब उसने चैट रूम में पहली बार बेन को देखा था तो वो मुझे बहुत पसंद आया था और मैं बस उसके साथ रहना चाहता था। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके साथ कैसे रहूं और कैसे उसके करीब आऊं। तभी मुझे एक आइडिया आया और मैंने रेचल नाम से एक अकाउंट बनाया और बेन के साथ डेली बातें करने लगा। बट फिर मैंने नोटिस किया कि बेन रेचल के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया था, इसलिए फिर मैंने रेचल के कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया। ये सब करने के बाद मुझे लगा था कि बेन को इसके बारे में पता चल जाएगा, वो समझ जाएगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। बट जब मैंने देखा कि बेन को ये सब सच लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ कुछ और शरारत की जाए। तो फिर मैंने जेनेट के कैरेक्टर को चैट रूम में लाया, जिसकी हेल्प से वो बेन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। जैसे कि वो बॉडीगार्ड वाला मिशन जिसमें बेन को माइक के साथ रहना था, वो सब माइक ने ही प्लान किया था ताकि वो बेन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बट फिर माइक ने बोला कि ये सब करके पहले तो मुझे मज़ा आ रहा था, बट जैसे जैसे टाइम निकला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, ये जो भी है ये सब मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचने लगा कि मैं कैसे ये सब ख़त्म करूँ जिससे सब कुछ ख़त्म भी हो जाए और किसी को इस सब के बारे में पता भी ना चले। तभी मुझे लगा कि यही एक तरीका है जिससे ये हो सकता है, इसीलिए मैंने बेन को मुझे ही मारने के लिए कह दिया। ये सब करके माइक ने अपनी सारी स्टोरी ही बदल दी। कहाँ बेन माइक यानी कि जेम्स बेल को बचा रहा था और कहाँ माइक ने बेन को अपने आप को ही मारने का मिशन दे दिया। वो तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, बट पता नहीं कैसे कैसे वो बच गया। बट इस सब को रोकने के लिए माइक ने एक बैकअप कोड भी तो बनाया था जिसकी मदद से वो इस मिशन को रोक सकता था। वो जब चाहता तब इस मिशन को होने से रोक सकता था, उसे बस अपने मुंह से ये कोड बोलना था। बट उसने ये नहीं किया। जरा सोचो ये सब सुन के बेन को कैसा लगा होगा। उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे तो ये सब तब पता चला जब माइक कोर्ट रूम में अपना कन्फेशन दे रहा था। बेन के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसकी जगह हम होते तो शायद उस टाइम हमारी भी। इस सब के बाद जज ने बेन को मर्डर के केस के लिए जेल भेज दिया, बट 8 महीने के बाद उसे छोड़ दिया था और 2 महीनों के लिए उसे रिहैब सेंटर में भेज दिया। उसके बाद बेन को इंटरनेट चलाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। वो बस अपने पेरेंट्स के सामने ही इंटरनेट चला सकता था। अब बात करते हैं माइक की। माइक को अपना ही मर्डर करवाने की सज़ा हुई जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। उसे 3 साल के लिए रिहैब सेंटर भेज दिया और इंटरनेट चलाने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी और इन दोनों के आपस में मिलने या किसी भी तरीके से बात करने पे भी रोक लगा दी। अगर आप इस न्यूज़ को स्टडी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ आर्टिकल्स के लिंक दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको किसी भी आर्टिकल में इनके असली नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब ये केस कोर्ट रूम में चल रहा था तो जज ने कहा था कि कोई मशहूर फिल्म राइटर भी इस तरह की स्टोरी नहीं लिख सकता और ना ही लिख पाएगा। और जज ने कहा कि कोई भी मीडिया चैनल्स या न्यूज़पेपर इस न्यूज़ से जुड़े किसी भी कैरेक्टर्स के नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं कर सकते। और साथ में जज ने कहा कि ब्रिटेन में इस केस से रिलेटेड कोई भी मूवी नहीं बनेगी।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो ला सकें। तो चलो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।